Welcome student. Today we discuss the topic linear partial differential equation of first order. तो देखिए इसमें हमारे पास हमें ये बताना है कि लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर क्या होती है। तो पहले तो हम ये डिस्कस करते हैं कि जो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल होती है वो किस फॉर्म में होती है। फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन तो किस फॉर्म की होती है। अगर मैं जनरल फॉर्म की बात करूं, द जनरल form of first order partial differential equation is, तो मैं इसकी जनरल फॉर्म की बात कर रही हूं तो ये हमारे रहते हैं एफ एक्स वाई जेड पी एन क्यू। मतलब इस फॉर्म में अगर हमारी कोई इक्वेशन होगी तो वो क्या होगी, हमारी फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। जहां पर ये जो एक्स वाई हैं, वेयर एक्स कोमा वाई are independent variable and z is dependent variable। तो z क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। मीन्स हमारे पास जैसे x की वैल्यू वेरी करेगी तो z जो है वो वेरी करने लग जाएगा। मतलब जो मैं x की वैल्यू मतलब पुट करूंगी इसके अकॉर्डिंग z की वैल्यू चेंज हो जाएगी। दैट्स वाई इसको हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल बोला है और इसको डिपेंडेंट वेरिएबल बोला गया। यहाँ पर p जो है उसको हम किससे इंट्रोड्यूस करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स से, और क्यू को किससे करते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई से। तो ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो है उसको हम लीनियर कब कहेंगे, जब कहेंगे, देखिए हमारे पास ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई, इज सेड टू बी लीनियर। हमें तो लीनियर की बात करनी है ना इसके अंदर। उन्होंने बोला कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर की होनी चाहिए, लीनियर होना चाहिए, मतलब वो said to be linear if dependent variable। देखिए डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है हमारे पास, z है, वेरिएबल z एंड इट्स डेरिवेटिव। अगर इसकी डेरिवेटिव भी आता है, एंड इट्स डेरिवेटिव ऑफ डिग्री 1। अगर मैं बात करती हूं इस डिपेंडेंट वेरिएबल की, तो ये जो लीनियर कब कहा जाएगा, अगर ये वेरिएबल और इसका डेरिवेटिव किसकी डिग्री में हो, डिग्री 1 में हो, एंड प्रोडक्ट ऑफ z और z के प्रोडक्ट में हो, देन इट इज सेड टू बी लीनियर। हमने कहा कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को लीनियर कब कहा जाएगा, अगर जो इसका डिपेंडेंट वेरिएबल z है और इसका डेरिवेटिव है किस डिग्री में हो, 1 में हो, और या फिर प्रोडक्ट ऑफ z में हो। तो हमारे पास ये क्या हो जाएगा, जो ये पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म की है वो क्या हो जाएगी, हमारी लीनियर हो जाएगी। यानी अब हमें इसके बारे में ही डिस्कस करना है। तो देखिए जो हमारे पास लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, इसके अंदर हमारी एक लैग्रेंज लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल होती है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि उसमें हमारे पास किस किस टाइप की प्रॉब्लम आती है और उसके साथ किस किस तरह से डील किया जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे लैग्रेंज जिस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए हमारे पास क्या है, द जनरल फॉर्म ऑफ क्वासी लीनियर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। देखिए हमारे पास कोई लीनियर इक्वेशन है फर्स्ट ऑर्डर की, अगर वो इस फॉर्म में है p x y z, यानी कि जो p है हमारा फंक्शन x y z में होगा, कर्ली z बाई कर्ली x, प्लस q भी किस में होगा, x y z में, यहाँ आ जाएगा कर्ली z बाई कर्ली y इज इक्वल टू r होगा x y z में। यानी हमारे पास कोई इक्वेशन अगर p विद साथ में आएगा पार्शियल डेरिवेटिव q विद, यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y इज इक्वल टू r में होती है, तो इसे हम कहते हैं दिस इक्वेशन इज सेड टू बी Lagrange equation is said to be Lagrangian equation।
तो हमारे जो क्वेश्चंस आएंगे वो इस इक्वेशन से ही रिलेटेड आएंगे एग्जाम में, कि हमारे पास लैग्रेंजियन इक्वेशन दे दी जाएगी, उसके देखिए अलग अलग केसेस बनते हैं कि लैग्रेंज इक्वेशन एक ही टाइप से आएगी, तो उसको हम किस तरीके से, अगर मान लो ये सॉल्यूशन निकलता है उसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर ये सॉल्यूशन निकलता है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो मैं इसका जो है देखिए, अब मतलब मैं ये हमारे पास लैग्रेंज इक्वेशन हो गई, तो अगर मैं इसको जनरल फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखा जाएगा, यूं भी लिख सकते हैं इसको, ये बनेगी P, क्योंकि आपको पता है कि करली जेड पर करली एक्स को हम क्या स्मॉल p लिख सकते हैं, जे का क्यू, इसको लिख सकते हैं स्मॉल क्यू इज इक्वल टू आर, ये हमारे पास गिवन होगी, तो इज गिवन बाय इक्वेशन। तो हमारे पास क्या होगा, हम क्या करेंगे, इसकी गिवन इक्वेशन क्या बनेगी, दैट इज एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ पर u जो होगा कोई फंक्शन निकलेगा एक्स वाई जेड में, v हो जाएगा एक्स वाई जेड में। तो ये हमारे पास, देखिए मैं इसका प्रोसीजर आपको क्लियर कर देती हूँ कि देखिए जनरल इक्वेशन मान लीजिए ये है, तो हमें इसको सॉल्व किस इक्वेशन में फॉर्म में लेकर आना है, एफ एक्स वाई की फॉर्म में लेकर आना है, जहां पर एक्स और वाई कैसे निकलेंगे, ये हमारे कांस्टेंट टर्म्स के फॉर्म में निकलेंगे। तो इसको मैं जो है प्रोसीजर क्लियर करती हूँ अभी आपको, पहले मैं बताती हूँ आपको कि इसको किस तरीके से हमें सॉल्व करना है, उसका वर्किंग प्रोसीजर बताती हूँ आपको। हाँ जी, जैसे मान लीजिए मुझे सॉल्व करना है वर्किंग रूल ऑफ लैग्रेंजियस इक्वेशन, तो पहला हमारा स्टेप रहता है इसका, राइट द इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन है, राइट इट इन फॉर्म ऑफ, मीन्स मान लो करली जेड में दे रखी है तो भी आप इसको पी क्यू इज इक्वल टू आर, इस फॉर्म में आपको निकल लेना है। मान लीजिए अगर आर इधर है तो इक्वल में ले जाएंगे। फर्स्टली हमारा ये स्टेप रहेगा कि हम उसे इस फॉर्म में लिखेंगे। सेकेंड स्टेप लिखेंगे, हम इसकी एक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे, फॉर्म एन एक्सिलरी इक्वेशन यानी ए। तो एक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकालते हैं हम इसकी, हम डी एक्स अपॉन में कैपिटल पी, यानी जो भी हमारा फंक्शन होगा एग्जाम क्वेश्चन के अंदर, डी वाई अपॉन में क्यू एंड टी जेड अपॉन में आर, इस फॉर्म में हम इसको लिख लेंगे। नाउ स्टेप 3, उसके बाद हम इसको सॉल्व कर देंगे कॉरस्पॉन्डिंग, जैसे मेरे पास जो भी वैल्यू आएगी मैं इसके साथ इसको कंपेयर करूंगी, जो वैल्यू आएगी उसको इसके साथ कंपेयर करूंगी, उसको सॉल्व कर दूंगी। सॉल्व द अबव लीनियर इक्वेशन, मैंने इसे सॉल्व कर लिया। सॉल्व करने के बाद तो हमारे पास दो सॉल्यूशन आएंगे, एक तो आएगा u इज इक्वल टू C1 और एक आएगा v इज इक्वल टू C2। हम क्या करेंगे, दो सॉल्यूशन, सॉल्व द अबव लीनियर इक्वेशन, वी गेट u इज इक्वल टू C1, यानी दोनों कांस्टेंट मिल जाएंगे, और v इज इक्वल टू C2। नाउ स्टेप 4, ये जो मेरे पास, मैंने आपको बोला कि हमारे पास इसकी सॉल्यूशन बनता है u v या f x y, जो भी लिख दो, अपनी मर्जी होती है। तो हमने u v लिखा, हमने u v से लिया इसको, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मेरे ख्याल मैंने वहाँ भी बाय मिस्टेक कर वो लिखवा दिया था x y, यहाँ u v कर लीजिएगा, यहाँ आएगा u और यहाँ आएगा v, और u हमारा फंक्शन होगा एक्स वाई जेड का और v हमारा होगा एक्स वाई जेड का। तो हमने क्या किया, हमने कांस्टेंट को इस पहले वाले को C1 कंसीडर कर लिया, दूसरे वाले को C2 कंसीडर कर लिया। तो हमारे पास देखो ये होता है ना, हमारे पास इक्वेशन का सॉल्यूशन ये निकाला था मैंने, तो यहाँ इसकी वैल्यू कितनी आई है C1 और इसकी वैल्यू कितनी है C2, ये हम पुट कर देंगे। तो ये इसका वर्किंग प्रोसीजर रहेगा कि हमने क्या करना है, स्टेप 1 में इसको इस फॉर्म में लेकर आना है, सेकेंड इसकी एक्सिलरी इक्वेशन निकाल कर उसे कॉरस्पॉन्डिंग कंपेयर करके सॉल्व करना है। जहां से हमें दो कांस्टेंट मिलेंगे, u बनेगा C1 और v बनेगा C2, और मैंने अभी आपको बताया कि जो हमारी इक्वेशन होती है, इसकी फाइनल इक्वेशन होती है, वो होती है एफ यू वी इज इक्वल टू 0। तो हम इसको क्या करेंगे, यू वी की वैल्यू क्या है, u की वैल्यू C1 है और v की वैल्यू C2 है, तो हम इसे पुट कर लेंगे, तो ये हमारे पास सॉल्यूशन हो जाएगा। इसमें देखिए हमारे पास 3 टाइप ऑफ केसेस बनते हैं। जैसे हमारे पास केस 1 आएगा, इसके अंदर केस 1 में क्या होता है, व्हेन one of the variable are cancelled by other,
कि हमारे पास हर एक वेरिएबल जो है दूसरे के साथ कैंसिल हो जाएगा फ्रॉम द एक्सिलरी इक्वेशन। कि एक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं और हर एक पॉइंट जो है कैंसिल हो जाएगा, उस केस में हमारे को हम कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसका फर्स्ट टाइप रहेगी हमारे पास, उसका केस 1 है। तो उसकी एक प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमारे पास फर्स्ट प्रॉब्लम है, हमारी इक्वेशन है एक्स पी वाई क्यू इज इक्वल टू 3z। ये हमारे पास गिवन कंपेयर वो है। अब देखो, अगर मैं इसके साथ कंपेयर करती हूँ द गिवन इक्वेशन एक्स पी वाई क्यू इज इक्वल टू 3z, कंपेयरिंग इट विद, किसे कंपेयर करेंगे, जो हमारी जनरल इक्वेशन थी, कैपिटल पी स्मॉल पी क्यू स्मॉल क्यू इज इक्वल टू आर। तो मैं इसको कंपेयर करती हूँ तो देखिए हमारे पास कैपिटल वी की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स, कैपिटल क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी वाई, और कैपिटल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 3z। क्योंकि पी से पी हो गया, यानी ये बनी, क्यू की वैल्यू ये बनी और आर की वैल्यू ये बनी। नाउ अब हमें सेकेंड स्टेप में क्या करना था, द लैग्रेंजियन एक्सिलरी इक्वेशन इज, वो क्या थी, dx अपॉन में p, dy अपॉन में q एंड dz अपॉन में r। तो देखिए dx हमारे पास क्या है, x है, dy क्या है हमारे पास y है, और dz क्या है 3z है। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट टू आइडेंटिटीज को कंपेयर करते हैं, कंपेयरिंग फर्स्ट टू आइडेंटिटीज। वो है dx बाई एक्स और dy बाय में y। ठीक है, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जब मैं इंटीग्रेट करूंगी, हाँ जी, ये था हमारे पास dx बाय में x और dy बाय में y। तो ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, देखिए जैसे मैंने इसका इंटीग्रेशन किया तो मेरे पास आया log x log y प्लस में, जब भी आपको पता है इंटीग्रेशन करने के बाद log आता है तो हम कांस्टेंट भी किस में ले लेते हैं, log में। तो क्या लूँगी, log c1। नाउ इसको यहाँ ले आते हैं, log x माइनस log y log c1। अब देखो ये क्या है, सब्ट्रैक्शन में है तो किस में चला जाएगा, डिवीजन में, log c1। log इज कैंसल बाय दिस, तो x अपॉन y किसकी वैल्यू आ गई, c1 की। तो हमें फर्स्ट कांस्टेंट, यानी हमारे पास u की वैल्यू क्या हो गई, आ गई ना u की वैल्यू। ये u को कंसीडर किया, u इज अ फंक्शन, मैंने बताया था आपको u क्या होगा, एक फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड होगा। तो हमारे पास आ गया x अपॉन y। अब हम नेक्स्ट आइडेंटिटी को कंपेयर कर देते हैं, कंपेयरिंग सेकेंड एंड थर्ड आइडेंटिटीज। तो हमारे पास सेकंड थी dy बाय में y, फर्स्ट एंड थर्ड को कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। dx अपॉन में x और डी, तो निवेश है, आज आप सेकंड भी कर लेते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ dx आ जाएगा, सॉरी। तो अब मैं क्या करूँगी, फिर से क्या करूँगी, इनका इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ये बनेगा log x इज इक्वल टू 1/3 log y प्लस में log c2। अब मैं इसको क्रॉस में ले जाऊंगी, 3 log x, यानी मैंने वो ले लिया, एलसीएम ले लिया, log y log c2, 3 log c2। ठीक है, मैंने एलसीएम लिया है इनका, तो यहाँ भी 3 आ जाएगा और यहाँ भी 3 आ जाएगा। नाउ देखिए हमारे पास, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास क्या बेसिक रूल होता है कि log में कोई चीज़ होती है पावर में चली जाती है, log x की 3 माइनस log y। इस तरीके से ये भी क्या हो जाएगा, इसको ना पहले ऐसे कीजिएगा, इसको कुछ कांस्टेंट c3 ले लीजिएगा, मैंने c3 ले लिया इसको। उसका रीज़न बताती हूँ भी आपको कि देखिए हमारे पास ये है इक्वल में और ये पावर चलेगी 3, तो हमारे पास log में क्या हो गया, ये x³ बाय में y log। देखिए किसी भी चीज़ log में है, किसी भी
कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट है तो उसको हम सम अदर कांस्टेंट कह सकते हैं। तो मैंने इसको क्या कह दिया C2। इसी वजह से मैंने C3 लिया है कि हम अदर कांस्टेंट लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, बाद में दूसरे कांस्टेंट में चेंज हो जाएगा। तो मैंने क्या कह दिया, उसको C2 कह दिया। अब हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास x3/y किसके इक्वल आ जाएगा, C2 के। तो दिस इज आल्सो फंक्शन ऑफ x एंड y। तो अब हम क्या करेंगे, देखो मेरे पास C1 भी आ गया, C2 भी आ गया, तो हमारे पास जनरल फंक्शन क्या होता है, दैट इज f(u_v) = 0। तो u की वैल्यू क्या है, C1 यानी x/y, और इसकी वैल्यू कितनी है, x³ y। तो ये हमारे पास दोनों का वैल्यू आ गई। तो यही हमारे पास लैग्रेंजियन इक्वेशन थी जिसमें हमने क्या करना था, कुछ कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो मैंने इस कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। इसकी एक और प्रॉब्लम देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, जैसे हमारे पास है y² ZP x² ZQ XY²। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे विद P(p) Q = R। तो देखिए हमारे पास कैपिटल P की वैल्यू क्या हो जाएगी, y² Z, Q की वैल्यू हो जाएगी x² Z, और R क्या हो जाएगा, XY²। हम मिल गई तीनों वैल्यू। अब हमारे पास क्या है, सेकंड स्टेप क्या रहता है, हम एक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। द इज dx/P dy/Q एंड dz/R। तो dx देखिए ये हो जाएगा y² Z, dy ये हो जाएगा x² Z, और ये dz R हो जाएगा x² y। मैंने कुछ नहीं किया है, बट जो मैंने वैल्यू फाइंड आउट की है मैंने यहाँ पुट कर दी है इसके अंदर। नाउ अब हम क्या करेंगे, आइडेंटिटीज को कंपेयर कर लेंगे। तो मैंने क्या लिए, फ्रॉम फर्स्ट टू मेंबर्स या फर्स्ट टू आइडेंटिटीज मैंने ये ले ली, dx y² Z dy x² Z। ठीक है, तो आफ्टर इसको हम कैंसिल कर देंगे तो मेरे पास क्या रह गया, dx/x² dy/x²। अब देखो, अब मैं इसको इंटीग्रेट तो नहीं कर पा रही हूं क्योंकि अगर मैं इसके नीचे लॉग से करूंगी तो यहाँ y² है और ये ऊपर dx है और यहाँ dy है, यहाँ x² है। तो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगी इसको और फिर इंटीग्रेट करूंगी तो क्या हो जाएगा, x² dx और y² dy। तो x² की इंटीग्रेशन क्या होती है, (3/3), यहाँ होगी y³ प्लस में C1, इसको इधर ले आएंगे, x³ - 3 = इसको ऐसे कीजिए C1 कह के। अब हम क्या करते हैं, ये C1 हो गया, इसको क्रॉस करोगे x3 y3 3C1, इसको मैं C1 डैश कह देती हूँ, अदर कांस्टेंट कह देंगे। तो मेरे पास देखिए कांस्टेंट जो है इग्नोर ही करें, आप बेटर रहेगा, कांस्टेंट साथ मत लेके जाना क्योंकि उन्होंने बोला है वो फंक्शन ऑफ x एंड y होगा या z होगा। u हमारा, तो u हमारा क्या है 3C1 अपॉन में आ रहा था ना, तो मैं उसको उधर ले गई हूँ। तो यहाँ पर सम अदर कांस्टेंट ने C1 डैश की वैल्यू दे दी। तो ये हमारे पास फर्स्ट हो गई किसकी, fx की वैल्यू, u की वैल्यू यानी कि। अब मैं क्या करूंगी, नेक्स्ट टू आइडेंटिटीज यानी फर्स्ट एंड सेकेंड ले लो या फर्स्ट एंड थर्ड ले लो, अपनी मर्जी है। तो मैंने क्या लिखूंगी, फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड मेंबर। तो देखिए फर्स्ट मेंबर है मेरा dx/y² Z और थर्ड है dz/xy²। तो देखिए यहाँ पर क्या कैंसिल हो रहा है, y² से y² कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या रह गया, dx/z और यहाँ से dz/dx। फिर क्या करोगे, वही क्रॉसिंग करोगे z/dz। अब नाउ इंटीग्रेटिंग करने के बाद देखिए हमें क्या मिलेगा, यहाँ मिलेगा x²/2 = z²/2 प्लस में C2। तो फिर से हमारा इधर ले आएंगे, इसको एलसीएम ले लेंगे तो 2 इधर चला जाएगा क्योंकि दोनों के अपॉन में 2 था, मैं उधर ले गई। तो इसको सम कांस्टेंट क्या कह दिया, C2 डैश। तब देखिए हमारे पास
u भी आ गया, v भी आ गया, क्योंकि मैंने क्या कहा था u1 जो है हमारा कांस्टेंट में आएगा, u x y भी, और वो भी सम कांस्टेंट की वैल्यू में बनेगा। यहाँ मैंने फर्स्ट क्वेश्चन यानी u फाइंड आउट कर लिया, यहाँ से v फाइंड आउट कर लिया, तो मेरा जर्नल फॉर्म क्या होती है इसकी, u इंटू वी इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास u की वैल्यू थी एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और इसकी थी एक्स स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। तो ये हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन हो गया इसका। इस तरीके से हमारे पास क्वेश्चन आएंगे कि देखिए जब ये केस 1 है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, हमारे डायरेक्ट वैल्यू सोल्व हो रही है, कैंसिल हो रही है और हमारी इंटीग्रेशन हो रही है। इन केस हमारा सेकंड केस ऐसा आएगा जिसमें हमारे पास जो वैल्यू है वो कैंसिल ही नहीं होंगी, यानी फर्स्ट टाइम में कैंसिल हो जाएंगी, सेकंड टाइम में उसकी इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं हो पाएगी या कुछ है, उस केस में कुछ अदर टाइप के हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो वो प्रॉब्लम देख लेते हैं केस सेकंड में कि अगर मान लीजिए हमारे पास जैसे मैंने आइडेंटिटीज कंपेयर की, इनको मेंबर्स को कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद हमारा जो है इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं हो पा रही है, उस केस में इसको कैसे करोगे। हाँ जी, जैसे नेक्स्ट केस है हमारा केस 2। केस 2 में क्या है हमारे पास कि इफ u इज इक्वल टू c1 इज नोन, मतलब मैंने फाइंड किया और मेरे पास u की वैल्यू सम कांस्टेंट आ गई, मैंने यही करना था ना, u निकालना था सम कांस्टेंट के इक्वल। जब मैं निकालती हूँ सॉल्यूशन तो एक तो u निकालती हूँ, वही निकालती हूँ, तो मैंने u निकाला सम कांस्टेंट के इक्वल, उसके बाद एंड बट लिख देते हैं, बट v2 इज नॉट पॉसिबल। मैंने v2 निकाला बट v2 हमारा कंपेयर करने के बाद पॉसिबल हो ही नहीं पा रहा है, देन वी यूज u इज इक्वल टू c1 इन v इज इक्वल टू c2। मतलब मेरे पास मान लो मैंने फाइंड की वैल्यू, तो मेरे फाइंड करने के बाद मान लीजिए मेरा c1 तो आ गया बट c2 नहीं पॉसिबल हो पा रहा, तो जो इस कांस्टेंट की वैल्यू होगी मैं दूसरे फंक्शन में यूज कर सकती हूँ, तो उससे क्या हो जाएगा हमारा सेकंड वैल्यू निकल आएगी। तो देखो इस टाइप में मैं एक प्रॉब्लम दिखाती हूँ आपको, तब आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जैसे मेरे पास था प्रॉब्लम है p माइनस क्यू, स्मॉल p है सॉरी, p माइनस क्यू लॉग x प्लस वाई, ये मेरे पास प्रॉब्लम है। अब मैं कंपेयर करती हूँ ऑन कंपेयरिंग, किससे कंपेयर करते हैं हम, कैपिटल P स्मॉल p कैपिटल Q स्मॉल इज इक्वल टू R से, ये हमारी जनरल फॉर्म होती है लैग्रेंज इक्वेशन की। तो मेरे पास कंपेयर किया तो मेरे पास P तो हो गया 1, क्योंकि स्मॉल p बोला मैंने आपको, बाय मिस्टेक लिखा गया ऐसे, और Q हो गया मेरे पास माइनस ऑफ 1, और R हो गया मेरे पास लॉग ऑफ x प्लस वाई। आ गई। अब मैं इसकी एक्सिलरी इक्वेशन फाइंड आउट करूंगी। एक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकालते हैं, dx अपॉन p dy अपॉन क्यू एंड dz अपॉन में log x प्लस वाई। ये हो गया 1, ये हो गया -1 और dz log x प्लस वाई। मैंने क्या किया, फर्स्ट टू मेंबर ले लिया। अब मेरे पास फ्रॉम फर्स्ट टू मेंबर्स, तो ये हो गया dx अपॉन 1 एंड dy अपॉन -1। ऑब्वियस है हमारे पास dx की इंटीग्रेशन क्या होती है, इंटीग्रेशन करेंगे ऑन इंटीग्रेटिंग dx को मैंने इंटीग्रेट किया, इक्वल में है dy, इसको इंटीग्रेट किया तो मेरे पास आया x इज इक्वल टू -y प्लस में c1, तो x प्लस y इज इक्वल टू c1। मेरे पास की वैल्यू तो आ गई कंपेयर करने के बाद। बट अगर मैं फर्स्ट या थर्ड को लूँ या सेकंड या थर्ड को लूँ, तो देखिए मैं कैसे करूँगी। जैसे मैंने फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड मेंबर, ये लास्ट मेंबर, इसको मैं लेती हूँ तो मेरे पास आ गया dx अपॉन 1 और dz log x प्लस वाई। देखो मैं एक तो यहाँ पर dx है, चलो इसकी इंटीग्रेशन तो पॉसिबल है, इसकी कैसे करोगे, क्योंकि यहाँ तो x प्लस वाई है, अगर मैं क्रॉस में ले जाऊंगी तो z की तो हो जाएगी बट इसकी फिर भी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर x प्लस वाई है, यानी कि dx के लिए तो सिर्फ x चाहिए था, तो y का क्या करेंगे। तो इस केस में हम क्या करते हैं, मतलब मेरे पास फर्स्ट तो इंटीग्रेशन पॉसिबल हो गई, तो यही बोला गया इस केस में कि u इज इक्वल टू c1 तो फाइंड कर सकते हो, तो u इज इक्वल टू c2 अगर फाइंड, v इज इक्वल टू c2 अगर फाइंड नहीं कर सकते हो तो हम इसकी वैल्यू यूज कर लेंगे। तो मैं कैसे यूज करूंगी, तो मैं dx इज इक्वल टू z, यहाँ मैं इसकी जगह क्या ले सकती हूँ, c1 यूज कर सकती हूँ, बिकॉज x प्लस c1 मैंने अभी सॉल्व किया है। तो मैं क्या करूंगी, अब तो हो जाएगा, अब मेरे पास इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, इसकी इंटी होगी हो x, log तो हो गया हमारा
कांस्टेंट, इसकी इंटीग्रेशन क्या हो गई, z प्लस में c2। तो मैंने क्रॉस कर दिया इसको, log c1 इंटू एक्स जेड प्लस c2। अब हमारी इंटीग्रेशन हो गई है। अब हम वैल्यू पुट कर सकते हैं दोबारा से। c1 की वैल्यू यानी क्या थी, x प्लस वाई माइनस ऑफ z इज इक्वल टू c2। तो अब हमें मिल गया सेकंड क्वेश्चन भी। मैंने अब क्या किया है, जब मेरे पास एक पॉइंट तो पॉसिबल हो पाया, दूसरा नहीं था पॉसिबल, तो मैंने उसकी वैल्यू वहां सब्स्टिट्यूट कर दी और ये वैल्यू फाइंड आउट कर दी। तो ये हमारे पास c2 आ गया। तो हमारा फंक्शन क्या होता है, u v इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास u की वैल्यू कितनी है, यानी फर्स्ट कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, x प्लस वाई, और v की वैल्यू कितनी है, x log x प्लस वाई माइनस ऑफ z। ये हमारे पास किसके इक्वल आ गया, इसके। तो यही मेरा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है लैग्रेंजियन इक्वेशन का। इस तरीके से हमारा जो है केस सेकंड आप सॉल्व कर सकते हो कि कोई वैल्यू है उसको दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो नाउ देखिए, अब हम केस 3 डिस्कस करेंगे ऑफ पार्शियल। केस 3 में क्या रहता है कि देखिए हमने क्या किया, दोनों फर्स्ट टू मेंबर्स को या सेकंड टू मेंबर्स को कंपेयर किया। कंपेयर करने के बाद हमारे पास कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं आई जिसकी हम इंटीग्रेशन कर सके। तो हम क्या करते हैं इस केस में, इंट्रोड्यूसिंग लैग्रेंज मल्टीप्लायर। हम क्या ले लेते हैं, कुछ मल्टीप्लायर ले लेते हैं। मैं इसको जनरल LMN की फॉर्म में लिख रही हूं, LMN विच इज फंक्शन ऑफ x कोमा वाई कोमा जेड। मतलब x वाई जेड में होनी चाहिए, चाहे हम x स्क्वायर लें, चाहे x क्यूब लें, या y लें, y स्क्वायर लें, y क्यूब लें। तो ये होंगे सच दैट, सॉरी, देन एक्सिलरी इक्वेशन बिकम। देखिए मैंने मल्टीप्लायर लिए हैं, तो मेरी जो एक्सिलरी इक्वेशन है वो किस फॉर्म में आ जाएगी। देखिए मेरी एक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, dx अपॉन में p, dy अपॉन में q, और dz अपॉन में r, ये होती है ना। तो मैंने मल्टीप्लायर लिए LMN जो किस फॉर्म में थे, एक्स वाई जेड की। अब मैं जर्नल ही बता रही हूँ, आगे क्वेश्चन में एक्स वाई जेड ही यूज़ करूँगी। तो यहाँ मैंने L से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ मैंने M से मल्टीप्लाई कर दिया, और वहाँ मैंने N से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह डिनोमिनेटर में भी P को मैंने L से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको मैंने M से कर दिया, और इसको मैंने N से कर दिया। करने के बाद LMN आर इन सच वे, हमने इस तरीके के LMN लेना है, यानी कि हमने ऐसे मल्टीप्लायर लेने हैं इसके अंदर कि सच दैट कि जो इसका डिनोमिनेटर है ना, यानी मेरे पास डिनोमिनेटर क्या है, PL MQ प्लस और NR इक्वल टू 0। मतलब जो मेरा डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाए, वो 0 हो जाए। देखिए मैंने क्या किया है, P के साथ मैंने L को मल्टीप्लाई किया, इसके साथ M को किया, और इसके साथ R को किया, और ऊपर जो है मेरे पास dx था तो L के साथ हुआ, यहाँ M के साथ हुआ, यहाँ N के साथ हुआ, सच दैट कि मेरे पास जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाए। मैंने इस तरीके के लेने हैं मल्टीप्लायर कि वो 0 हो जाए। अगर मेरे पास डिनोमिनेटर 0 हो जाता है तो मैं डिनोमिनेटर को भी क्या कर दूंगी, 0 कर दूंगी, यानी कि L dx M dy N dz इज इक्वल टू 0। देन इंटीग्रेट, फिर हम उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करके कुछ पॉसिबल वैल्यूज फाइंड आउट कर लेंगे। ये हमारा प्रोसीजर रहता है थर्ड टर्म का, कि अगर मेरे पास कंपेयर करने के बाद कोई भी पॉसिबल वैल्यू नहीं आती है, उस केस में हम मल्टीप्लायर लेते हैं और मल्टीप्लायर लेकर उसे सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए इसका एक एग्जाम्पल के थ्रू क्लियर करना चाहूँगी आपको। तो हमारे पास कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका। जैसे हमारे पास वैल्यू है, फर्स्ट वैल्यू ले रही हूँ मैं इसकी, mz माइनस ny, साथ में है p प्लस nx माइनस lz q इज इक्वल टू ly माइनस mx। ठीक है, तो देखिए मैं इसका कंपेयर करती हूँ, जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे ना, कंपेयरिंग विद पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या थी हमारे पास, pq q इज इक्वल टू r करती हूँ, तो मेरे पास p की वैल्यू क्या आ जाएगी, mz माइनस ny, q की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये वाली जो q के साथ है, nx माइनस lz, और r हो जाएगी ly माइनस mx। हो गई 3 वैल्यू। उसके बाद मैंने क्या निकालना होता है, एक्सिलरी इक्वेशन निकालनी होती है। तो मेरे पास एक्सिलरी इक्वेशन क्या रहती है, dx अपॉन में p
डी वाई अपॉन में क्यू एंड डी जेड अपॉन में आर। तो देखिए पी क्या है मेरे पास, एम जेड माइनस एन वाई, यह है एन एक्स माइनस एल जेड, और यह है डी जेड अपॉन में एल वाई माइनस एम एक्स। अब देखो अगर मैं पहले दो मेंबर लेती हूँ तब भी कुछ नहीं कैंसिल हो रहा, सेकंड और थर्ड लेती हूँ तो भी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, या फर्स्ट और थर्ड लेती हूँ तो भी कुछ कैंसिल नहीं हो रहा। तो ऑब्वियस है अगर कुछ कैंसिल ही नहीं हो रहा तो हम इंटीग्रेशन भी पॉसिबल नहीं, अगर हम डायरेक्ट करें तो भी इंटीग्रेशन नहीं है, क्योंकि हर किसी के अंदर मान लो यहाँ डी एक्स है तो यहाँ जेड और वाई में मेंबर है, यहाँ डी वाई है तो एन और जेड में मेंबर है। मतलब इंटीग्रेशन के लिए देखो हमारे पास अगर डी एक्स है तो मेंबर भी एक्स में होना चाहिए, तो हम क्या करेंगे इसके अंदर मल्टीप्लायर यूज करेंगे। तो यही एग्जांपल मैं आपको बताना चाहती थी, इन केस हमारे पास कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं आती है तो हम क्या करते हैं मल्टीप्लायर यूज करते हैं। तो हमारे पास है चूजिंग मल्टीप्लायर, मैंने मल्टीप्लायर ले लिए एक्स वाई एंड जेड, वी गेट। तो मैंने इसको एक्स से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको वाई से और इसको जेड से, और फिर क्या कर दिया इनको ऐड कर दिया, एम जेड माइनस एन वाई, एन एक्स माइनस एल जेड, एल वाई माइनस एम एक्स। तो ऊपर वाली इक्वेशन है, नीचे वाले को मैं सॉल्व कर लेती हूँ। ये हो जाएगा एम जेड एक्स एन वाई एक्स माइनस ऑफ एल जेड वाई एन एल वाई एम एक्स एन। देखिए सारी वैल्यूज़ क्या हो रही हैं, देखो यहाँ एन वाई एक्स ये कैंसर हो रहा है, एल जेड वाई है, यहाँ एल वाई था ना, यहाँ जेड से मल्टीप्लाई करना था ना, यहाँ जेड आ जाएगा और यहाँ भी जेड आ जाएगा। तो एम जेड एक्स से ये हो गया, एल जेड एंड वाई से ये हो गया। तो सारा का सारा डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, मेरे पास जीरो हो रहा है। जब मैंने सारे डिनोमिनेटर को जीरो कर दिया तो मैंने अभी आपको क्या बताया था कि जब हम कोई मल्टीप्लायर चूज करते हैं और हमारा डिनोमिनेटर क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, तो उस केस में हमारा क्या रहेगा, डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो ऊपर वाले को हम क्या कर सकते हैं, जीरो के इक्वल कर सकते हैं। तो देखिए हमारे पास डिनोमिनेटर जीरो हो गया था, ऊपर था एक्स डी एक्स प्लस वाई डी वाई प्लस जेड डी जेड इक्वल टू जीरो। नाउ हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे इसको। इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास देखो इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ वाई डी वाई, इंटीग्रेशन ऑफ जेड डी जेड, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय में 2, वाई स्क्वायर बाय में 2, जेड स्क्वायर बाय में 2। आप जैसे C1 कह दीजिए, क्या C1 डैश कर दीजिए, कुछ मर्जी कर दीजिए। फिर मैं इसको 2 को इधर ले जाऊंगी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 2 1 इज इक्वल टू C1 डैश। तो हमारे को किसकी मिल गई, u की वैल्यू मिल गई, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट फंक्शन आ गया, लेकिन हमें तो क्या चाहिए, 2 चाहिए, यानी अगेन हमें चूज करने पड़ेंगे मल्टीप्लायर। चूजिंग, देखिए जब आप इसके क्वेश्चंस करोगे प्रैक्टिस के थ्रू आपको पता लग जाएगा कि किस मल्टीप्लायर से हमने मतलब नीचे वाले को हमने देखकर ही करना होता है, ऊपर को नहीं देखना ऊपर क्या वैल्यू है, नीचे को देखकर करना होता है कि नीचे हमारा जीरो होना चाहिए, डिनोमिनेटर जीरो होना चाहिए, उसके बाद हमें कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे मैंने एल से किया, यहाँ पर मैंने एम से किया, यहाँ एन से किया, और नीचे देखिए हमारे पास मैं एल से करूँगी एम जेड माइनस एन वाई, फिर था एम से एन एक्स माइनस एल जेड, फिर मैं करूँगी एन से एल वाई माइनस एम एक्स। तो मैंने तीनों वैल्यू से कर दिया। आप देखते हैं कि नीचे हमारा डिनोमिनेटर क्या रहता है, तो मतलब चूज ही इस तरीके से करने हैं कि जीरो हो जाए। तो एल एम जेड, एल एन वाई, एम एन एक्स, एम एल जेड, एन एल वाई, एन एम एक्स। देखिए ये इससे कैंसिल, ये इससे, ये इससे, ये सारे कैंसिल हो गए। तो डिनोमिनेटर क्या हो गया, जीरो। अगर हमारा डिनोमिनेटर अगर जीरो हो रहा है तो हमारे पास अपर पार्ट यानी कि नोमिनेटर भी क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल। ये क्या हो गया, जीरो। और फिर नेक्स्ट स्टेप क्या रहता है, अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट। इंटीग्रेट करेंगे तो एल तो कांस्टेंट हो गया, तो इसकी क्या हो जाएगी एक्स, एम यहाँ पर क्या हो जाएगा वाई, और यहाँ हो जाएगा एन, यहाँ नीचे
z, तो यहाँ क्या आ जाएगा C2। तो हमें क्या मिल गई, v की वैल्यू मिल गई। तो हमारा इसका इक्वेशन क्या होती है, जनरल फॉर्म की इक्वेशन क्या होती है, एफ यू वी इज इक्वल टू 0। तो u हमारे पास क्या था, ये वाला, यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर, और ये रहेगा एल एक्स एम वाई एन जेड इज इक्वल टू 0। तो यही हमारी क्या है, इसकी जनरल इक्वेशन है। तो इस तरीके से हमने लैग्रेंज मल्टीप्लाई, देखिए ये हमने 3 टाइप की हैं, 3 टाइप में सबसे इंपॉर्टेंट टाइप यही है जिसमें हम लैग्रेंज मल्टीप्लायर यूज़ करते हैं ताकि हम इक्वेशन को सॉल्व कर सकें। तो ये जो है हमें देखना ही पड़ता है कि हमारे पास जब हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो क्या लैग्रेंज मल्टीप्लायर आ रहा है, और जिसके थ्रू हम क्या करें, डिनोमिनेटर को, देखिए हमारे पास बेसिकली यही रहेगा कि हमें डिनोमिनेटर को 0 करना है। अगर हमारा डिनोमिनेटर 0 होता है तो ऊपर वाला अपने आप इंटीग्रेट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें इसका मल्टीप्लायर लेना होगा।